इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मोंटी लिव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। So hey guys, welcome once again and today we're going to explain the movie called Rocketry, जो कि एक बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल रियल लाइफ बेस्ड इंडियन मूवी है। और अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो इस मूवी को अब तक IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दी गई है, जिससे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये मूवी कितनी स्पेशल होने वाली है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 30 नवंबर 1994 त्रिवेंद्रम केरला का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण के परिवार को देखते हैं। और आज नंबी नारायण की बेटी की शादी होने वाली थी। सब कुछ एज यूजुअल ठीक चल रहा था, लेकिन जब नंबी मंदिर में पूजा करने के बाद आरती लेने के लिए आगे बढ़ता है तो पुजारी आरती बुझा देते हैं और फिर पुलिस आकर नंबी को बहुत मारती है और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नंबी के साथ साथ उसके घर वालों के ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा था वो अभी आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब हमें 19 साल के बाद 5 नवंबर 2013 का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक वॉइस ओवर में ये बताया जाता है कि भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगलयान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिखाया, और वो भी उन कीमतों में जो कि एक हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी के बजट से भी कम है। और ये ऐतिहासिक कारनामा नंबी नारायण के योगदान की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। वॉइस ओवर के खत्म होते ही हमें नंबी नारायण को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद आज उन्हें टीवी पर एक इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था, और जो उनका इंटरव्यू लेने वाले थे वो कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि खुद एक्टर शाहरुख खान थे। नंबी अपने इंटरव्यू में वो सारी बातें बताना चाहते थे जो उनके साथ हुआ था, जिस वजह से इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो कई साल पीछे रह गई। अपनी लाइफ की कहानी वो अपने बचपन से नहीं बल्कि विक्रम साराभाई से शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि विक्रम साराभाई उनके गुरु थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वो उनके पिता के समान थे, जिन्होंने कदम कदम पर उनका साथ दिया था। अब हमें 1969 का सीन दिखाया जाता है, जहां नंबी कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वो लोग बार बार अपने प्रोजेक्ट में फेल हो रहे थे, इसीलिए नंबी विक्रम साराभाई से कहते हैं कि हमें अभी भी ज्ञान की बहुत कमी है, इसीलिए हमें दूसरे देश जाकर सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में रहकर ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड और ना ही क्रोजोनिक इंजन बनाया जा सकता है। जिसके बाद वो बाहर के एक कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। नंबी लिक्विड प्रोपल्शन में एक्सपर्ट थे, इसीलिए उनका एडमिशन अमेरिका के प्रिस्टीन यूनिवर्सिटी में हो जाता है। नंबी अमेरिका के प्रिस्टीन यूनिवर्सिटी में जाकर अपने रिकॉर्ड समय में थीसिस यानी कि ट्रांजिस्टेंट हाई एनर्जी स्काई एंड अर्ली यूनिवर्स की पढ़ाई पूरी करने वाले थे। वो अमेरिका जाकर अपने कॉलेज की क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वहाँ के प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं तो नंबी प्रोफेसर से कह देता है कि अभी आपने जो कुछ भी पढ़ाया है वो एकदम गलत है। जिस पर प्रोफेसर गुस्से में आकर नंबी से कहते हैं कि बुक में यही लिखा है, इसीलिए जो बुक में लिखा है मैं वही पढ़ाऊंगा, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बुक लिखने वाले राइटर से ज्यादा जानते हो तो तुम उन्हें मेल करके इस गलती के बारे में बता सकते हो। जिसके बाद नंबी समझ जाता है कि ये प्रोफेसर उसके कोई काम का नहीं है। फिर उसके कॉलेज के कुछ दोस्तों से उसे पता चलता है कि जो थीसिस की पढ़ाई वो करने आया है उस थीसिस को सिर्फ एक ही प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, जिसका नाम क्रोको है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेसर क्रोको कॉलेज आते ही नहीं है, क्योंकि उनकी बीवी की अक्सर तबीयत खराब रहती है, इसीलिए वो घर पर ही रहना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी बीवी का ख्याल रख सके। लेकिन नंबी को किसी भी हाल में थीसिस सीखना ही था, इसीलिए अगले ही दिन वो प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर के पूछने पर वो बताते हैं कि वो उनके पास थीसिस सीखने के लिए आए हैं, लेकिन प्रोफेसर क्रोको उसे सिखाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसे घर के सारे काम करने के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ता था, और उसे खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता था, जिस वजह से वो अपनी बीवी का ढंग से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। इसीलिए नंबी उनसे कहते हैं कि वो उनका खाना बनाने और घर की साफ सफाई करने में उनका साथ देंगे, जिसके बदले में वो उसे थीसिस सिखा दे। प्रोफेसर को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो मान जाते हैं। अगले ही दिन नंबी काम पर लग जाता है। यहाँ पर नंबी उन सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उसके बदले में वो प्रोफेसर उसे थीसिस सिखा देते हैं। कुछ दिनों बाद नासा को नंबी के टैलेंट के बारे में पता चल जाता है और नासा नंबी को एक बड़ा सा
ऑफर देते हैं और वो ऑफर इतना बड़ा होता है कि अगर नंबी की जगह पर कोई और होता तो शायद हाँ कर देता। ये सारी बातें वो सबसे पहले अपनी पत्नी मीना को बताते हैं और उनसे कहते हैं कि इंडिया में 5 साल काम करने के बाद उसे जो तनख्वाह मिलेगी यहाँ पर उसे 1 महीने में मिल जाएगी। इसके बावजूद भी वो नासा में काम करने से साफ इनकार कर देते हैं और फिर वो तुरंत ही इंडिया आकर अपने गुरु के साथ इसरो में काम करना शुरू कर देते हैं। नंबी ने अमेरिका से अपनी थीसिस तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अभी भी वो एक चीज से मार खा रहे थे और वो था पैसा। और तो और अभी भी उन्हें कई सारे देशों में जाकर रॉकेट साइंस की रिसर्च करनी थी, लेकिन अब वो नासा तो जा नहीं सकते थे और चाइना और रसिया जाने का तो सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए अब बच गया था तो यूरोप, जिसके बाद नंबी रोल्स रॉयस के सीईओ से $400 मिलियन के प्लांट को मुफ्त में ही ले लेता है। क्योंकि नंबी का नेचर एकदम साफ था, इसीलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाते। रोल्स रॉयस वालों ने उन्हें ये प्लांट इसलिए दे दिया था क्योंकि वो उनका किसी काम का नहीं था। नंबी बहुत खुश थे और ये बात वो अपने गुरु विक्रम साराभाई को बताना चाहते थे, लेकिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि विक्रम साराभाई की आकस्मिक तरीके से मृत्यु हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद नंबी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने पिता समान अपने गुरु को खो दिया था। नंबी के पास कुछ साधन थे जिनसे वो प्रयोग करना चाहते थे। जब वो प्रयोग करते हैं तो फिर से वो बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। विक्रम साराभाई के बाद अगले चेयरमैन सतीश धवन थे और सतीश धवन यहाँ पर नंबी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट बार बार फेल हो रहा था। नंबी उनसे कहते हैं कि इस तरह से काम करके कोई भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह के इंजन बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है जो उनके पास है ही नहीं। अगर उनके पास कुछ है तो वो उनका दिमाग, और इसी दिमाग का वो प्रयोग करेंगे। फिर बोना बताते हैं कि फ्रांस में एक कंपनी डबल बैकिंग इंजन वाली टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें 52 भारतीय वैज्ञानिकों की जरूरत है और हम वहां जाने के लिए तैयार भी है। वो तैयार इसलिए होते हैं क्योंकि वो बैकिंग इंजन टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते थे। वो फ्रांस जाकर ईमानदारी से काम करेंगे और बैकिंग इंजन टेक्नोलॉजी को कदम कदम पर देखेंगे और सीखेंगे, और यही उनका एक महान प्लान होता है। फ्रांस जाने वाले सभी वैज्ञानिकों को फ्रेंच सिखाई जाती है क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ्रेंच की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। उन्हें वहाँ पर ज्यादा फ्रेंच बोलना नहीं बल्कि उन्हें सिर्फ सीखना था। उन्हें कदम कदम पर अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं ताकि वो बैकिंग इंजन टेक्नोलॉजी को ठीक ढंग से सीख सके। कुछ दिनों के बाद नंबी फ्रांस के एक वैज्ञानिक से कहता है कि उनका इंजन बहुत ही कमजोर है क्योंकि वो इस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा, लेकिन वो साइंटिस्ट ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उनका इंजन इतना भी प्रेशर ना झेल पाए। इसीलिए वो साइंटिस्ट एक प्रयोग करता है जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो जाता है और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो नंबी से मदद मांगता है। नंबी भी मान जाता है। दरअसल नंबी को ये प्रॉब्लम बहुत पहले से मालूम हो गया था, इसीलिए उसने पहले से ही सारी सेटिंग करके रखी थी। अब उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वो लोग इंडिया से उन्नी नाम के एक साइंटिस्ट को बुलाते हैं जो कि एक होनहार वैज्ञानिक था, और उन्नी ही था जो कि उस प्रॉब्लम को ठीक करने वाला था। एक तरफ उन्नी अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ नंबी के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उन्नी के एकलौते बेटे की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए उन्नी के परिवार वाले ये चाहते हैं कि उन्नी तुरंत ही भारत आ जाए और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करे। लेकिन नंबी उनसे कहता है कि मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन उन्नी को वहाँ नहीं पहुँचा सकता। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब जो बचा है उसे कंप्लीट करना है। अगर उन्नी वहाँ पर पहुँचा तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन्नी वहीं पर रहा तो वो हमारे देश को कई साल आगे पहुँचा सकता है और हमारे देश को एक उपलब्धि हासिल करा सकता है। कुछ दिनों के बाद उन्नी उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, जिसके बाद उस प्रोग्राम पर जब टेस्ट किए जाते हैं तो वो पूरी तरह से सफल होते हैं। सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्नी को किसी दोस्त के द्वारा ये पता चल जाता है कि उसके एकलौते बेटे की मृत्यु हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद उन्नी पूरी तरह से टूट जाता है। बेटे के गुजर जाने पर वो बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे दुख इस बात का था कि नंबी ने ये सारी बातें उससे छुपाई। इसीलिए वो गुस्से में आकर नंबी को एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बेरहम इंसान है, वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा।
कुछ दिनों के बाद सारे साइंटिस्ट इंडिया आ जाते हैं और इसरो आने के बाद सारे साइंटिस्ट उस इंजन को बनाने में लग जाते हैं। कई दिनों के मेहनत के बाद सारे साइंटिस्ट मिलकर उस इंजन को बना लेते हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये था कि अभी भी उनके पास स्टैंड नहीं थे, क्योंकि इंजन से ज्यादा महंगा तो उसके स्टैंड बनाने का खर्च आ रहा था। इसीलिए फिर उन्हें इंजन की टेस्टिंग फ्रांस में करनी पड़ती है। फ्रांस में जाने के बाद सभी वैज्ञानिक यही सोचते हैं कि ये इंजन 40 से 45 सेकंड से ज्यादा नहीं चल पाएगा, लेकिन जब टेस्टिंग शुरू होती है तो ये रिकॉर्ड बन जाता है, क्योंकि वो इंजन 40 से 45 सेकंड नहीं बल्कि 185 सेकंड तक चल जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा इंजन आज तक नहीं बना था। और नंबी इस इंजन को विकास नाम देता है, लेकिन अभी भी नंबी का मिशन इनकम्प्लीट था, क्योंकि अभी भी उसे क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। कुछ दिनों के बाद नंबी को पता चलता है कि रसिया की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालत काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि अमेरिका भी उनके खिलाफ थे। इसीलिए इसी बात का फायदा उठाकर नंबी रसिया पहुंच जाते हैं और उनसे क्रायोजेनिक इंजन की डील करते हैं। वो उन्हें 4 क्रायोजेनिक इंजन कम प्राइस में देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो खुद उन क्रायोजेनिक इंजन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका उन पर नजर गड़ाए हुए था। तब नंबी ये प्लान बनाता है कि वो इंजन को सबसे पहले पाकिस्तान लेकर जाएंगे और फिर वहाँ से हिंदुस्तान, जिससे कि अमेरिका को उनके ऊपर शक नहीं होगा। जिसके बाद सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। इंजन की पैकिंग चल ही रही होती है, तभी अचानक से वहाँ पर एक रशियन साइंटिस्ट आती है और वो उनसे कहती है कि हमारे काम के बारे में अमेरिका को पता चल चुका है और वो किसी भी हाल में हमें रोकने जरूर आएंगे, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 इंजन ही पैक हुए थे और एक इंजन का पैक होना बाकी था। यहाँ पर वो साइंटिस्ट कहती है कि हम चौथे इंजन को किसी भी हाल में आप तक पहुँचाने का वादा करते हैं। फिर नंबी वो सारे इंजन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अमेरिका के नाक के नीचे से वो एक को छोड़कर तीनों इंजन को कुछ दिनों के बाद इंडिया पहुँच जाते हैं और जैसे ही नंबी इंडिया आते हैं तो उनके ऊपर रॉकेट साइंस तकनीक बेचने के झूठे आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था। इस बात का पब्लिक पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो उन्हें गद्दार कहने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके घर वाले तक को परेशान करने लगते हैं। दरअसल नंबी के ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने अपनी सारी तकनीकों को पाकिस्तान को बेच दिया है और किसी मरियम नाम की लड़की के साथ गलत संबंध बनाकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील बनाई है। ये सारी बातें सच है या फिर झूठ, वो अभी आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। एक ऑफिसर नंबी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और उनसे ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये सारे गुनाह किए हैं, लेकिन नंबी सारी बातों को मानने से साफ इनकार कर देता है। दरअसल वो ऑफिसर ये चाहते थे कि किसी भी तरह से नंबी उनकी बोली गई बातों को एक बार रिपीट कर दे, जो कि रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन नंबी उन बातों को रिपीट करने से साफ मना कर देता है और पुलिस वाले के अत्याचार को सहता रहता है। वो उनसे कहते हैं कि वो अपने देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते। फिर कुछ ही दिनों के बाद एक सीबीआई ऑफिसर नंबी के पास आते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। नंबी बताते हैं कि वो किसी भी मरियम नाम की लड़की को नहीं जानता। नंबी के ऊपर एक दूसरा आरोप ये भी था कि उसने इसरो के टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को बेच दिया है। नंबी उस सीबीआई ऑफिसर को बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इसरो के पास है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को कैसे बेच सकता है, और जिस डिजाइन की वो बात कर रहे हैं वो किसी भी बुक स्टोर में 200 रुपए में मिल सकती है। कुछ डिजाइन से कोई भी रॉकेट इंजन नहीं बना सकता। फिर वो सीबीआई ऑफिसर नंबी से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप भी है कि तुम 24 तारीख को मद्रास के किसी होटल में 2 लड़कियों के साथ थे। नंबी उन्हें बताता है कि 23 जनवरी को वो अपने एक दोस्त के अंतिम संस्कार पर था और 25 तारीख को वो अपने ग्रैंड डॉटर के बर्थडे पर था। उस 24 तारीख को वो त्रिवेंद्रम के इसरो में ही था। थोड़े दिनों के बाद नंबी को बेल मिल जाती है, लेकिन केस अभी भी जारी था। नंबी अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ मीना का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो इस तरह से अपने पति को और अपने परिवार को नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। लेकिन पब्लिक ने उन्हें गद्दार मान लिया था
था और उनके ऊपर गद्दारी का टैग भी लगा दिया था। इसीलिए अक्सर उनके घर पर पत्थर चलाए जाते थे और उनके पुतले जलाए जाते। हर जगह पर उनका विरोध किया जाता था, जिससे मीना की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। और एक दिन तो हद ही हो गई। जब नंबी और मीना हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे तो वो एक ऑटो को हाथ देते हैं। ऑटो वाला रुक तो जाता है और उन्हें अपने साथ बैठा भी लेता है, लेकिन अचानक से वो ऑटो वाला उन दोनों को ऑटो से नीचे फेंक देता है। ये पल उनके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक पल था। कुछ दिनों के बाद नंबी फिर से इसरो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन हालात अब पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट इसरो छोड़ चुके थे। फिर नंबी सबसे कहते हैं कि वो अपने रॉकेट को मार्स तक भेज सकते हैं। वो बताते हैं कि वो क्रियोजेनिक इंजन का यूज ना करके वो विकास इंजन का यूज करेंगे, जिसे उन्होंने बनाया था, जो कि 150 सेकंड तक चल सकता है। और अगर वो और भी ज्यादा बढ़ जाए तो उन्हें क्रियोजेनिक इंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह सालों की लगन और सालों की मेहनत के बाद 19 साल के बाद नंबी का मंगल पर पहुंचने का सपना सच हो जाता है और अरुण राम को इस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। कुछ दिनों के बाद एक शादी के समारोह में नंबी की पूरी फैमिली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग होते हैं वो नंबी से ठीक ढंग से बात करना तो क्या, उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन नंबी को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो इस शादी को एंजॉय करने का सोचते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद नंबी के पास एक कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि वो इस केस को जीत चुके हैं। और जब ये बात नंबी और मीना सुनते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सालों बाद उन्हें इंसाफ मिला था और अब उनके ऊपर से गद्दारी वाला टैग भी मिट चुका था। नंबी बताती हैं कि वो इस केस को जीत चुके थे और उनकी भरपाई के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाने वाले थे, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिले थे। जिसके बाद शाहरुख खान उनसे कहते हैं कि इस देश ने जाने अनजाने में आपके साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए मैं पूरे देश की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। नंबी नारायण शाहरुख खान से कहते हैं कि आप मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि मैं आपको माफ नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैंने आपको माफ कर दिया तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। इसीलिए मैं तो किसी को माफ नहीं करने वाला, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो फिर दोषी कौन है? इन सारे सवालों का जवाब जानना बहुत ही जरूरी था दोस्तों, क्योंकि कोई भी देश तब तक महान नहीं हो सकता जब तक उसे महान बनाने वाले लोगों की कदर ना हो। आखिर में नंबी नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मोंटी लिव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।